आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश के चर्चित अभिनेता शांतो खान और उनके पिता सलीम खान की तस्वीर है। 5 अगस्त को बांग्लादेश के फर्रुखाबाद में दोनों पिता पुत्र को दंगाइयों ने पीट पीट कर बेरहमी से मार डाला। दूसरी तस्वीर ढाका में हिंदू सिंगर राहुल आनंद की है, जो कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। कट्टरपंथियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया, घर के अंदर तोड़फोड़ की, घर में रखे फर्नीचर, आईना, कीमती सामान सब कुछ लूट कर ले गए। 140 साल पुराने घर समेत 3000 से ज्यादा हैंडमेड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के कलेक्शन को जलाकर राख कर दिया। सोचिए ये उस बांग्लादेश का हाल है। चिंताजनक बात मालूम है क्या है? मिसमैनेजमेंट। बांग्लादेश की आबादी कितनी है? करीब 17 करोड़, हिंदू करीब 8%। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी पता है आपको? 24 करोड़। सोचिए ये कंपैरिजन है। इतना छोटा सा मुल्क इतना मिसमैनेज कैसे हो सकता है? बांग्लादेश में अभिनेता शांतो खान के पिता सलीम खान फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। बांग्लादेश के चांदपुर उप जिले में लक्ष्मीपुर मॉडल यूनियन परिषद के चेयरमैन थे। सलीम खान भारत की बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड से जुड़े हुए थे। टॉलीवुड के बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम किया था। खबर तो यह भी है कि टॉलीवुड में सलीम खान की लगभग 10 फिल्में प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस पर थीं। इनमें बड़े टॉलीवुड स्टार्स काम कर रहे थे। सलीम खान ने बांग्लादेशी फिल्म तुंगी परार मियां भाई का भी निर्देशन किया था। यह फिल्म बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के जीवन से प्रेरित थी। वही शेख मुजीबुर रहमान जिनकी मूर्ति पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने हथौड़े चलाए, उनका अपमान किया, जिनकी बेटी शेख हसीना को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया, बुलडोजर से मूर्तियां गिरा दी गई। जबकि बांग्लादेश के संगीतकार, गीतकार और गायक राहुल आनंद ढाका में जोलर गान नाम का एक पॉपुलर लोकल बैंड चलाते हैं। उनकी अपनी ग्लोबल पहचान है, ग्लोबल पहचान। 10 सितंबर 2023 का ये वीडियो देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ढाका दौरे पर थे। वो वीडियो प्ले करिए। वो उसी घर में गए थे जिसे आज कट्टरपंथियों ने जला दिया है। उस समय मैक्रोन न सिर्फ गायक राहुल आनंद के घर गए, बल्कि उन्होंने राहुल आनंद के संगीत प्रेम को करीब से महसूस भी किया। लेकिन कट्टरपंथियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हर हाल में विध्वंस करना है। और इस तस्वीर की सबसे बड़ी विडंबना मालूम है क्या? राहुल आनंद का जो घर है उसको जला दिया गया, और मैक्रोन का जो घर है फ्रांस, वहां पर भी दंगे हो। अभी तो ओलंपिक चल रहे हैं, तो चीजों को जैसे तैसे कंट्रोल किया होगा। सोचिए, जिस मुल्क में इतना कल्चर है, इतना ट्रेडिशन है, उसका इतना पुराना इतिहास है, उस मुल्क के अंदर क्या आप तालिबानी सोच रख सकते हैं? क्या आप उसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? सोचने वाला सवाल है, और यह वहां की आवाम को सोचना चाहिए। यह हालात बताते हैं कि बांग्लादेश में अभिनेता, नेता, आम लोग, पत्रकार कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस डरावनी स्थिति को बांग्लादेश से आए एक और नए वीडियो से समझिए। 36 सेकंड का यह वीडियो बांग्लादेश की पीड़ा को बयां कर रहा है। एक घर में आग लगी है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, चीख पुकार है, और उनके पीछे दौड़ते कट्टरपंथी। इसके अलावा बांग्लादेश के छात्रग्राम में हिंदुओं के 6 से ज्यादा घर जलाए गए। दिनाजपुर के हिंदू बहुल गांव में भी दंगाइयों ने आग लगाई है। 50 से ज्यादा उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को जला दिया है। बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में भी हिंसा जो है वो देखने को मिली है। हिंदू परिवारों के साथ मारपीट की गई है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया है। अब आपको बांग्लादेश में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर का हाल दिखाते हैं। इस ऐतिहासिक कल्चरल सेंटर का भारत से खास कनेक्शन होने के कारण कट्टरपंथियों ने इसे भी नहीं बख्शा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। एक हमले से पहले की है, दूसरी हमले के बाद की है। मार्च 2010 में ढाका में इसका उद्घाटन किया गया था। मकसद ये था कि भारत और बांग्लादेश की संस्कृति को साझा करते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। यहाँ दोनों देशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। यहाँ की लाइब्रेरी में भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति से जुड़ी 21,000 किताबें रखी थी। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कला से नफरत करने वाले कट्टरपंथियों ने इस पूरे सेंटर को जलाकर राख कर दिया। अब यहां दीवानों पर अंग्रेजी में इंदिरा गांधी के नाम वाले चंद अक्षर लिखे दिख रहे हैं, बाकी सब आग की भेंट चढ़ चुका है। इंदिरा गांधी के नाम पर बांग्लादेश में कोई भी संस्था या सेंटर हो तो आज के बदले
हालात में पाकिस्तान प्रेमी आंदोलनकारी उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। असल में ये उनकी 1971 वाली नफरत है जो बताती है कि पाकिस्तान अब तक 71 के युद्ध में भारतीय सेना से मिली आत्मसमर्पण वाली हार को पचा नहीं पाया है। वैसे बांग्लादेश में हिंदू टारगेट आज से नहीं किए जा रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश बनने के 4 साल बाद ही 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। कैसे की गई थी सोचिए। घर के अंदर कुछ जूनियर ऑफिसर्स घुसते हैं, गोलीबारी करना शुरू करते हैं, उनको मार दिया, उनके बेटों को मार दिया, उनकी बहू को मार दिया। 2 बेटियां बच गई थी क्योंकि वो बाहर थी। तख्ता पलट के बीच सेना ने कमान संभाली। उस समय तत्कालीन आर्मी चीफ और बीएनपी नेता खालिदा जिया के पति जनरल जियाउर रहमान ने सेना के एक जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को सरकार में बड़ा ओहदा दिया था। ऐसे आरोप लगते हैं कि मोहम्मद इरशाद ने उस समय कई बड़े नेताओं की हत्याएं कराई और वर्ष 1982 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुस सत्तार से जबरन रजामंदी लेकर इरशाद खुद राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद वर्ष 1986 में जातीय पार्टी नाम का सियासी दल बनाकर राष्ट्रपति चुनाव जीत गया। बांग्लादेश में इसके बाद का दौर सैन्य तानाशाही वाला कहलाता है। ये वही समय था जब बांग्ला भाषियों से मिलकर बना बांग्लादेश सेक्युलर चोला उतारकर वर्ष 1988 में इस्लामिक राष्ट्र बन गया। उस समय जनरल इरशाद ने संसद पर दबाव बनाया कि वो इस्लाम को आधिकारिक धर्म बनाए। सबसे पहले छुट्टी का दिन बदला गया। रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश मनाया गया। यह वही दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान के बंटवारे का विरोध करने वाले जमाते इस्लामी को कट्टरता की प्राणवायु मिली। पाकिस्तान में छिप कर रहने वाले जमात के नेता बांग्लादेश लौटकर हिंदुओं के खिलाफ कट्टरता फैलाने लगे। वही जमाते इस्लामी आज बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा का मास्टरमाइंड बना जा रहा है। लेकिन तब बांग्लादेश भ्रष्टाचार और गरीबी का शिकार हुआ था। बांग्लादेश में वो बदलाव का समय था। अवामी लीग की नेता शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर खालिदा जिया आज तो दुश्मन है, पर उस समय जिगरी दोस्त बन गई थी और जनरल इरशाद के खिलाफ एकजुट होकर बांग्लादेश की 2 बेगमों ने मुहिम चलाई थी। उन्हें जनता का साथ भी मिला और 90 के दशक में जनरल इरशाद को न केवल पद छोड़ना पड़ा बल्कि जेल भी जाना पड़ा। यह इकलौता एक्सेप्शन है, वरना बांग्लादेश के ज्यादातर जनरल आराम से रिटायर होते हैं और फिर गोल्फ खेलते हैं। यह इकलौता एक्सेप्शन था।